नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं जो है ये क्लास 9th का जो है साइंस का पोर्शन है, चैप्टर 10 में जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता रहे थे। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है द्रव्यमान, इसके बारे में चर्चा करनी है। द्रव्यमान जो है ये हेडिंग है, इसके बारे में चर्चा करनी कि द्रव्यमान क्या है। तो दोस्तों, अगर जो आप सबने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्लास 9th का जो है फिजिक्स का पोर्शन है, द्रव्यमान। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है उसके जड़त्व की माप होती है। हमने यह भी सीखा कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा, उसका उतना ही अधिक जड़त्व होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं बदलता। तो ये बात तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भार क्या है? भार हम जानते हैं कि पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है। पृथ्वी क्या होता है? किसी भी वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान यम, यह बराबर mg होता है दोस्तों। यह बराबर जो है mg होता है। आपने पढ़ा है कि यह बराबर क्या होता है? mg। यम क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान होता है और गुणे g क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी त्वरण है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण g पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार वह बल है। देखिए, भार, यहाँ पे भार की बात हो रही है। द्रव्यमान अलग चीज है, भार अलग चीज है। किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो हम इसको कैसे यार, यानी यह बराबर यम ए, यह बराबर यम ए करके हम इसको निकालते हैं। अर्थात यह बराबर mg, यह बराबर mg। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। वस्तु पर पृथ्वी का जो आकर्षण बल लगता है, जितना भी आकर्षण बल लगता है, वस्तु का भार कहलाता है। इसे W से निर्दिष्ट किया जाता है, वेट। इस समीकरण में हम कह सकते हैं कि जो mg लग रहा है द्रव्यमान पे, वही उसका भार है। देखिए, m स्थिर है, g केवल चेंज होता है हर ग्रह पे। तो यहाँ पे भार जो होता है, जो जितना बल लगता है, जितने बल से खींचता है, वही उस वस्तु का भार होता है। उसको जो है हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का SI मात्रक वही है जो बल का है, न्यूटन, अर्थात न्यूटन होता है। भार एक बल है, भार एक बल है, भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में कहाँ पर लगता है? नीचे की ओर लगता है। हमेशा इस डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में लगता है भार। इसलिए इसमें परिमाण तथा दिशा होती है। इसमें परिमाण तथा दिशा भी होती है। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है। इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान यम के समानुपाती होता है। हम कह सकते हैं कि यम जो होता है हमारा, भार जो होता है, वह किसके प्रोपोर्शनल होता है? यानी W जो होता है, W जो होता है, W जो होता है, यह प्रोपोर्शनल टू यम, यम के प्रोपोर्शनल होता है। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। वस्तु का भार जो होता है इसके स्थान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, यानी किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है? देखिए, चंद्रमा पर जो है ग्रेविटी अलग है। पृथ्वी का भार के कारण जो है g का वैल्यू ज़्यादा है। वहाँ पे
चंद्रमा पे जी का वैल्यू कम है, इसलिए जो है वहाँ भार में अंतर आप पाएंगे। हमने सीखा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करती है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। मान लीजिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा इसका भार जो है WM हम सेव करते हैं, WM से जो है इसका भार हम मान लेते हैं किसी का। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M है, यानी कि मास ऑफ द मून, तो तथा इसकी त्रिज्या इसका जो है मून का जो त्रिज्या रेडियस है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक लगाने पर चंद्रमा का जो भार आता है WM, तो दोस्तों ये इसके बराबर आता है। आप देख सकते हैं ये जो है चंद्रमा का भार जो है, यहाँ से हम इसको नोट कर सकते हैं GM इंटू M और अपान R स्क्वायर मून का। तो यहाँ से दोस्तों जो है हम इसके भार जो है निकाल सकते हैं। मान लीजिए उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार W है, यानी कि वेट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ पे जो है भार जो है W है, पृथ्वी का द्रव्यमान M है तो इसकी त्रिज्या E है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है उसका अलग चीज हो जाएगा। तो याद देख सकते हैं कि द्रव्यमान जो है kg में खगोलीय पिंड, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 10⁻24 kg होता है, यानी कि 10⁻24 किग्रा होता है दोस्तों। चंद्रमा का जो है 10⁻22 किग्रा है, जाहिर सी बात है कम है। तो त्रिज्या भी इसकी जो है कम है, इसकी 6.37 10⁻6 मीटर है और इसका 1.75 10⁻6 मीटर है, थोड़ा सा अंतर है त्रिज्या में। तो समीकरण में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे WE जो अर्थ होता है, इस पे अर्थ पे जो है इसका जो है भार जो है GM अपान R स्क्वायर होता है, और इसमें जो है मून पर जो होता है इतना होता है। तो यानी कि यहाँ से जो है हम इसका वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर जो इसका अनुपात हमें निकालना है दोस्तों, तो अनुपात जो आता है कि वस्तु का चंद्रमा पर भार और वस्तु का पृथ्वी पर भार 1/6 होता है। यानी कि अगर जो हम भार की चंद्रमा और पृथ्वी पे कैलकुलेशन करें तो हम पाते हैं कि चंद्रमा पर भार जो होता है और बटे वस्तु का पृथ्वी पर भार 1/6 होता है। यानी कि किसी चीज़ का भार जो है चंद्रमा पर 1 kg है तो यहाँ पे पृथ्वी पे 6 kg होगा दोस्तों। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार जो होता है वह 1/6 इसका पृथ्वी पर भार हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी का भार जो है चंद्रमा पर भार, उसको हम 1/6 कर देंगे तो निकल जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे एक उदाहरण है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो 10 kg पृथ्वी इसका भार कितना होगा? F बराबर mg होता है। द्रव्यमान इतना दिया हुआ है और g का वैल्यू 200 वाट है, W निकाल लेंगे, आ गया 98 न्यूटन आ गया। उसके बाद जो है ये उदाहरण है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो भार देखिए आपको पता है, तो जी का वैल्यू पता है, तो उसका द्रव्यमान निकाल लीजिए। उसके बाद जो है चंद्रमा पे हम उसका जो है 1/6 कर देंगे, चंद्रमा पे भार उसका पृथ्वी का जो है वो 1/6 कर देंगे, यानी कि 10/6 न्यूटन, यानी 1.67 न्यूटन आ रहा है इसका वैल्यू। उसके बाद दोस्तों प्रणोद तथा दाब क्या होता है? प्रणोद तथा दाब क्या होता है? दाब, क्या कभी आपने सोचा कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है? सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है, एक सतह चेन पर क्यों टिका होता है? किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तथा इनमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल, जो नेट बल होता है, प्रणोद कहलाता है, तथा एक प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल दाब होता है। दाब का अर्थ समझने के लिए आइए निम्न स्थितियों पर विचार करते हैं। स्थिति 1, किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसा कि दर्शाया है चित्र में। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। एक अंगूठी से दबाना होगा, ये जो है समाचार का है, एक अंगूठी। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष चपटे भाग की सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह पृष्ठ के लंबवत लगता है।
यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल लगाता है। स्थिति 2। आप शिथिल ढीले रेत पर खड़े होते हैं, आपके पैर रेत के गहरे में धंस जाते हैं। अब रेत पर लेटिए, आप देखिए कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता है। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार ही है, दोनों अवस्था में भार वही है। आप पढ़ चुके हैं कि भार जो होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल होता है। यहाँ बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल को प्रणोद कहते हैं। जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल लगने लगता है। तो आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रकार जो है समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफल पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद समान है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हैं। इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक लगता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद दाब कहते हैं। इस प्रकार दाब बराबर होता है प्रणोद और बटे क्षेत्रफल। समीकरण में प्रणोद तथा क्षेत्रफल की एसआई मात्रक प्रतिस्थापन करने पर हमें दाब जो है एसआई मात्रक प्राप्त होता है, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल से मतलब होता है कितना बल जो है कितने क्षेत्रफल पर लगता है, तो वही जो है उसका दाब कहलाता है, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल भी कहते हैं। इसे पीए से डिनोट किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए एक संख्यात्मक उदाहरण है। जैसे एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 kg तथा इसकी बीमाई जो है इतना है। बीमा जो है अलग अलग है। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाला दाब को ज्ञात कीजिए। यदि इसकी निम्नलिखित बीमाओं को सतह मेज पर रखी जाती है तो लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान इतना है तथा इसकी बीमाई इतना है, या लकड़ी के गुटके का भार मेज की सतह पर प्रणोद लगाता है तो यह बराबर जो है mg होता है, यानी 49 न्यूटन। अब सतह का क्षेत्रफल जो है इतना लंबाई गुणी चौड़ाई है तो दाब क्या होगा 49 न्यूटन बटे इतना जो है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये अब दोस्तों उतना दाब लगाता है, जबकि गुटके की इतना गुणी इतना बीमाओं की सतह पर मेज पर रखी जाती है। मेज की सतह पर पहले जितना ही प्रणोद लगाता है। अब दोस्तों है ये तरलों में दाब। तरल में दाब। सभी द्रव या गैसें तरल हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है। तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवार पर दाब डालते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित होता है। उत्प्लावकता क्या है? उत्प्लावकता। क्या आप कभी किसी तालाब में तैरते हैं और आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? उत्प्लावकता। तो क्या आप कभी किसी कुएं से पानी खींचते हैं और अनुभव किया है कि जब पानी से भारी बाल्टी कुएं से पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भार लगती है? क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता? लेकिन उतने ही मात्रा का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो क्या वह डूब जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में हम यहाँ पे जान सकते हैं। तो अधिक नीचे धकेलने का प्रयत्न कीजिए। इससे और गहराई में धकेलने में कठिनाई अनुभव होता है। दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। पानी जो होता है बोतल पर ऊपर की दिशा में बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता है जाता है जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह डूब ना जाए। अब बोतल को छोड़ दीजिए या उछल कर सतह पर वापस आ जाती है। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूब ही क्यों नहीं रहती? आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है। इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खिसकती है, लेकिन पानी
बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी अपने नीचे खींचती है और बल जो दाब जो लगाता है पानी ऊपर की तरफ बल लगाता है, तो अतः बोतल ऊपर की दिशा में धकेल जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। जब बोतल डुबोई जाती थी तो वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बराबर, जब बोतल डुबोई जाती तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की ओर दिशा में बल इसके भार से अधिक होता है, इसलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठ जाती है। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर से लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ता है। इसे नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है, यानी कि जो पानी जो है बोतल पर लगाता है वह क्या उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल कहलाता है। वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का एक परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, उसके घनत्व पर भी निर्भर करता है। पानी की सतह पर रखे हुए वस्तु तैरती है या डूबती क्यों है? तो इसमें कुछ क्रियाकलाप हैं। पानी से भरा एक बीकर लीजिए, एक लोहे की कील लीजिए और इसे पानी की सतह पर रखिए, देखिए क्या होता है। कील डूब जाती है, कील डूब जाती है। कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है और पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो इसे ऊपर की दिशा में ढकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक होता है, इसलिए यह डूब जाती है। पानी की सतह पर यहाँ पे दोस्तों यह देख सकते हैं। अब यही चीज कील जो है अगर जो बड़े मात्रा में हो तो जो पानी द्वारा उत्प्लावन बल लगता है वो कम क्षेत्रफल पर लगता है, ये भी ध्यान दीजिए। कम क्षेत्रफल पर लगने के कारण जो होता है उस पर जो है दाब कम पड़ता है, इसलिए वो डूब जाता है। और अगर जो उसका पेदी ज़्यादा चौड़ा हो तो उस पर उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा क्षेत्रफल पर लगेगा, इसलिए जो है वो तैरने की स्थिति में आ जाएगी। तो पानी से भरा एक बीकर लीजिए, एक कील तथा समान द्रव्यमान का एक कार का टुकड़ा लीजिए, इन्हें पानी की सतह पर रखिए, देखिए क्या होता है। कार्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ऐसा उनके घनत्व के अंतर के कारण भी होता है, यानी कि घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो उसका होता है, उसके कारण भी होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, यानी एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है वही उसका घनत्व होता है। कार का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। जो कार का घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम है, अर्थात इसका अर्थ है कि कार्क पानी पर उत्प्लावन बल कार्क से भार से अधिक होता है, इसलिए यह तैरता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। इस प्रकार जो है अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए डूब जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी पर जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है तो आर्किमिडीज का जो है सिद्धांत क्या है? इसी क्रियाकलाप जो है, एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए, इसे कमानेदार तुला पर या रबर की डोर से बांधिए। तुला या डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। तो इस पे देखते हैं, ठीक है, ये कार्क रबड़ का है, इस पे हम डुबोते हैं दोस्तों। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है क्या, आप देखें कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं तो डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आती है। यानी कि जब कोई वस्तु किसी पानी में छोड़ा जाता है तो समझ लीजिए कि उसके भार में कमी प्रतीत होता है। भार की यह कमी पानी उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन के बराबर होता है। ऐसा कुछ आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो यही चीज़ सिद्ध करने के लिए आप देखें कि जैसे पत्थर को धीरे धीरे पानी में ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आती है, तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। डोरी के प्रसार या तुला की माप में कमी से आप यह निष्कर्ष निकालते हैं। हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है, इसके परिणाम स्वरूप रबड़ की डोरी पर लगने वाला बल नेट बल कम हो जाता है और इसलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है, जैसा कि
चर्चा की जा चुकी है। पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल का परिणाम कितना होता है? किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिणाम कितना होता है? क्या किसी एक ही वस्तु के लिए यह सभी तरलों में समान होता है? क्या किसी दिए हुए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है दोस्तों। आर्किमिडीज का सिद्धांत द्वारा प्राप्त, जिसको निम्न प्रकार से, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, यही दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ये जो आर्किमिडीज का दोस्तों मेन सिद्धांत है, यहां से आप जान सकते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में आंशिक पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है। ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यानी वह कितना बल का अनुभव करता है दोस्तों, जब कोई चीज पानी में डुबोया जाता है तो उस वस्तु, देखिए, जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में आंशिक रूप से या पूर्ण से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। तो भार की जो कमी प्रतीत होता है, कहने का मतलब भार की कमी यही होता है कि जब उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है तो उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? तो भार की यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है दोस्तों। यानी कि कोई जो ठोस उसमें छोड़ा जाता है उसके द्वारा जो हटाया गया द्रव है उसके भार के बराबर जो है उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लगता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो ऊपर की ओर दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होता है दोस्तों। यानी कितना बल लगता है? जितना वह वस्तु हटाता है तरल पदार्थ को उसके भार के बराबर लगता है। क्या अब आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्रियाकलाप में पत्थर के पानी में पूरी तरह डूबने के बाद डोरी के प्रसार में और कमी क्यों नहीं आती? तो दोस्तों आर्किमिडीज जो है, आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। यह सिद्धांत उन्होंने याद देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। वे सड़कों पर यूरेका चिल्लाते हुए भागे, जिसका अर्थ है कि मैंने पा लिया। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उनके यांत्रिकी तथा ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्धि कर दिया। उत्तोलन, घिरनी तथा पहिया और धुरी के विषय में उन्हें ज्ञात किया। ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता की। तो ये तो हो गया। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व, आप जानते हैं कि किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। यानी प्रति एकांक आयतन को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। यानी कि घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति क्यूबिक है, घन मीटर है। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है, अतः किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए सोने का घनत्व जो है 19,300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, जबकि पानी का घनत्व 1,000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता कर सकता है। प्रायः किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व वह पानी के घनत्व का अनुपात है। अर्थात आपेक्षिक घनत्व हम कह सकते हैं किसी पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व, यह है आपेक्षिक घनत्व। चूंकि आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं है घनत्व। तो दोस्तों आपने क्या सीखा, इसमें दिया हुआ है क्या सीखा? गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसी दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध ना हो।
पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम हो जाता है या पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान स्थिर होता है। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लवन बल का अनुभव करती हैं। जिस द्रव में वस्तु को डुबाया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि द्रव का घनत्व डूबे जाने वाले द्रव के घनत्व से अधिक तो वह डूब जाती है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें अभ्यास प्रश्न है, इसको अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों जो भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।